लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। उस लोकतंत्र का प्राण उसको माना जाता है। उसको लेकर भी बहुत सारा मामला पेंडिंग। ईवीएम को लेकर ये जो सारा मामला देश भर में खड़ा है कि साधारण से साधारण आदमी भी आज ईवीएम के बारे में आशंकित है, सवाल उठा रहा है और हर जगह पर उसकी गड़बड़ियों को सामने लाया गया है। उसके बावजूद भी साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर जो फैसले सुनाए जा रहे हैं, जो मामला पेंडिंग रखा गया है, वो अभी भी हमारे सामने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य मार्गदर्शक माननीय कमलकांत काले साहब का, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं बामसेफ के। जो परिस्थितियां आज लोकतंत्र के सामने खड़ी है, वो बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व ऐसी परिस्थितियां हम लोगों के सामने आई है। केवल लोकतंत्र की नहीं, तो लोकतंत्र के अंदर जितनी सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया था इस देश के संविधान के द्वारा, इस देश का संचालन करने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और अलग अलग तरह की जो संस्थाएं निर्माण की गई थी, वो सारी की सारी संस्थाएं आज अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के स्थिति में बहुत ज्यादा डावाडोल स्थिति में आकर रुकी हुई। एक उनकी विश्वसनीयता का, उनकी पहचान का सवाल खड़ा हो गया। जो रोल, जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए थी, वो सारी संस्थाएं, एनफोर्समेंट एजेंसियां हो, सीबीआई हो, अलग अलग तरीके की जो सारी संस्थाएं हैं, न्यायपालिका भी उसमें उस स्थिति में आकर बैठी है कि लोगों के अंदर उन संस्थाओं के प्रति अब एक प्रकार का भाव निर्माण हो गया है कि क्या ये संस्थाएं जिनके ऊपर इन लोकतंत्र के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, क्या वो खुद भी सुरक्षित है? क्या अपनी साख को बचाने के लिए वो सामने से कोई कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो चुका है और मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के दृष्टि से ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। अगर जिन संस्थाओं को लोकतंत्र के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी ही साख अगर दांव पर लगी है, तो सवाल है कि स्थिति से बाहर कौन निकालेगा। आज इस देश में साथियों एक अघोषित आपातकाल लागू है। इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी घोषित की गई थी, उसमें भी न्यायपालिका ने जो फैसले उनके विरोध में सुनाए थे, उसकी वजह से यह लागू करना पड़ा। तो न्यायपालिका ने उस समय जो भूमिका निभाई, इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, उसके विरोध में फैसला सुनाया और उसके बाद में इस देश को एक आपातकाल में रहना पड़ा। मगर मैं ऐसे मानता हूं कि उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक परिस्थिति आज बनी है। पिछले कई सालों से आप उसको देखते होंगे, पिछले 7-8 सालों का भी अगर आपने अनुभव लिया होगा, तो एक अघोषित आपातकाल, एक अनडिक्लेयर पॉलिटिकल इमरजेंसी जो है वो भारत में लागू कर दी गई है। वो सारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन संस्थाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन संस्थाओं का उपयोग अपना वर्चस्व, अपना एकाधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। ये केवल आज की बात नहीं है। ये जो विपरीत हालात है, उन विपरीत हालात से देश को निकालने का काम किया जा सकता था, उस परिस्थिति को सुधारने का काम किया जा सकता था, मगर वो नहीं हुआ। न्यायपालिका के सामने बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं और इस परिस्थिति में जिस तरीके से शासक वर्ग के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा लोकतंत्र की हत्याएं की जा रही है, लोकतंत्र की संस्थाओं की हत्या की जा रही है, उसका गला घोटने का काम हो रहा है, उसको बचाने में न्यायपालिका बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती। केवल उसको बचा नहीं सकती, वो जो तंत्र संविधान ने जो बनाया है उसको लागू करने का भी वो काम कर सकती है, मगर उस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा। अभी महाराष्ट्र में जो सारा शिवसेना को लेकर जो डेवलपमेंट है, उसमें आपने देखा होगा कि कितनी जल्दबाजी की गई और किस तरीके से उसको प्राथमिकता पर लेकर चलाया गया।
तुरंत ही उसके बारे में ऑर्डर आ गया कि भाई नहीं, उनको 12 जुलाई तक जो है स्टे दिया जाता है ताकि अवसर मिल जाए। 4.5 करोड़ से ज्यादा के केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्टों में। उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। खुद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले इस देश के लोगों के हितों के लिए, खास तौर पर बहुजन समाज के हितों के लिए मामले पेंडिंग है, उसकी कोई प्राथमिकता नहीं ली जा रही। आर्टिकल 370 के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर अभी भी मामला पेंडिंग है। उसके ऊपर किसी तरीके से कोई गंभीरता से कोई बात हमारे सामने नहीं लाई जा रही। मामला राष्ट्र की एकता अखंडता का है, संविधान के साथ जुड़ा हुआ मामला है, अभी तक उसके ऊपर कोई बात नहीं आई। उसके बाद साथियों, तो दूसरा बड़ा मुद्दा जो जिसको हम ये कहे कि जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो चुनावी तंत्र जिस आधार पर चलाया जा रहा है, जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह लगाया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, करोड़ों रुपए लगाकर सांसदों को, विधायकों को खरीदा जा रहा है, और उसके लिए जो असीमित धन जो है वो राजनीतिक दलों के पास आ रहा है। कहां से आ रहा है, किस तरीके से वो लाया जा रहा है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। 4,500 से ज्यादा के केसेस जो है, क्रिमिनल केसेस जो है, चुने हुए प्रतिनिधियों के विरोध में पेंडिंग है। अब जिनके ऊपर इस देश के संचालन की जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, उसकी कोई गंभीरता नहीं ली जा रही। हालात यह है कि झूठे शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट लगाकर लोग सांसद बन रहे। 3-3 साल हो गए मामला कोर्ट में है, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कल तक झूठे सर्टिफिकेट निकालकर मामूली क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी हासिल की जाती थी, अब जो है वो सांसद बने जा रहे और वो सत्ता में भी रह रहे और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और उसके आधार पर भर्तियां चल रही है। कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर साथियों बात होनी चाहिए, न्यायपालिका को सामने आकर इसके ऊपर बात रखनी चाहिए। इस देश में सीएए एनआरसी को लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। देश के लोगों के अंदर एक आकांक्षा का माहौल खड़ा हो गया कि भाई हमारी नागरिकता के साथ में क्या होगा, हमारा सिटीजनशिप जो है किस तरीके से बरकरार रहेगा। मामला पेंडिंग है। ऐसे बहुत सारे गंभीर मुद्दे न्यायपालिका के सामने पड़े हुए हैं, मगर उसके बारे में किसी तरीके की कोई पहल नहीं की जा रही जो इस देश के हितों के साथ जुड़े हुए। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, उस लोकतंत्र का प्राण उसको माना जा सकता है, माना जाता है। उसको लेकर भी बहुत सारा मामला पेंडिंग है। ईवीएम को लेकर ये जो सारा मामला देश भर में खड़ा है कि साधारण से साधारण आदमी भी आज ईवीएम के बारे में आशंकित है, सवाल उठा रहा है और हर जगह पर उसकी गड़बड़ियों को सामने लाया गया है। उसके बावजूद भी साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर जो फैसले सुनाए जा रहे हैं, जो मामला पेंडिंग रखा गया है, वो अभी भी हमारे सामने 347 सीटों के ऊपर पोल्ड वोट और काउंट वोट में मिसमैच है। 2019 की लोकसभा के चुनाव के आंकड़े हैं कि 347 लोकसभा की सीटों पर पोल्ड वोट और मशीन से निकले हुए वोट मैच नहीं हो रहे। वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एडीआर और यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में वो मामला जो है अभी भी पेंडिंग है। 373 सीटों पर पोल्ड वोट और काउंट वोट मैच नहीं हो रहे। एडीआर के द्वारा केस डाला गया। अब 2022 आ गया, मई 2019 में गवर्नमेंट बनी और आज 2022 से 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, मगर अभी तक उनकी बातों का जो मुद्दे वहां पर है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब आपके पास किसी तरीके का क्लियर मैंडेट नहीं है, वो जो 347 लोकसभा की सीटों का मामला डिस्प्यूटेड है, तो किस आधार पर यह चलाया जा रहा है?
बगैर पारदर्शिता के चुनाव हो रहे, चुनाव आयोग अपने से ही सफाई देने के काम में लगा है। बड़े आश्चर्य की बात इसमें यह है कि जिस न्यायपालिका ने, जिन जजेस ने 2013 में यह माना कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, उससे पारदर्शिता नहीं होती, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, वही लोग बाद में अपने ही दिए हुए फैसलों के विरोध में खड़े हो जा रहे, और ना केवल उसके विरोध में है, तो बल्कि जिनके समर्थन में वो फैसले दिए गए, बाद में वो वहां खड़े हुए दिखाई देते। जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, उनका राजनीतिक जीवन होना नहीं चाहिए, ये मामला अलग है। मगर न्यायपालिका अगर इस तरीके से संचालित कर रही है और लगातार प्रो गवर्नमेंट फैसले आ रहे हैं, और वो प्रो गवर्नमेंट फैसले, सत्ता के समर्थन वाले जो फैसले दिए जा रहे, वो फैसले जनता के विरोध में है, संविधान के विरोध में है, और एक तरह से ये जो सारा का सारा मामला है, ये खुद ही अपने ही जनता के विरोध में, संविधान के विरोध में एक प्रकार का द्रोह है। सरकारें मनमर्जी से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, और रूल ऑफ लॉ नया लागू कर दिया गया, ओएफ की जगह पर OFF कर दिया, रूल ऑफ लॉ कर दिया गया। कानून का राज एक प्रकार की व्यवस्था है, और उसको लागू करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की लगाई गई। क्या हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में? लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं, किसी तरीके का कोई मामला नहीं है, जगह पर उनके फैसले हो रहे हैं और बुलडोज किया जा रहा है। जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीडवाला, जो हम लोग कहते हैं कि न्याय की जल्दबाजी जो है, वो अपने से ही सारी चीजें फैसले कर रहे। मॉब लिंचिंग हो रहा है, भीड़ खुद ही फैसले कर रही है, भीड़ खुद ही केस दायर कर रही है, भीड़ खुद ही उसकी इंक्वायरी कर रही है, भीड़ खुद ही उसकी ट्रायल भी चला रही है, और भीड़ खुद ही उसका फैसला भी सुना रही है, और उसको लागू भी करवा रही है। भीड़ कर रही थी, उसके ऊपर नियंत्रण लगाने का काम न्यायपालिका कर सकती थी, नहीं हुआ। आज जब स्टेट खुद ही बुलडोज करा रहा है किसी को, घरों को, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही। तो सवाल है कि ये जो सारा लोकतांत्रिक देश जो है, वो किसके आधार पर चलेगा? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसका आधार बनाया गया, किसके आधार पर चलेगा? विधायिका जो है, उसके ऊपर जो अनियंत्रित कब्जा ब्राह्मणों का बना हुआ है, वो सारे के सारे कानून संविधान के विरोध में, मूल निवासियों के विरोध में बना रही। कार्यपालिका उस अधिकारों का हनन करने के लिए, जो पहले से ही जाति पूर्वाग्रह के आधार पर कार्यरत है, तो किसी बात को मानने के लिए राजी नहीं है। ऑल इंडिया का कोटा जब नीट का चला, तो उसमें किस आधार पर उसको इनकार करते रहे कि मेरिट के आधार पर आपको कोटा लागू नहीं किया जा सकता, इससे मेरिट हट जाएगा। हजारों सीटों का बैकवर्ड क्लासेस का नुकसान केवल एक आधार पर वो करते रहे। तो जो पहले से ही जातीय पूर्वाग्रह के आधार पर इस देश को चला रहे हैं, उस कार्यपालिका के हाथ में इंप्लीमेंट करने की बातें रहेगी, तो कैसे इंप्लीमेंट होता रहेगा? जब विधायिका और कार्यपालिका शोषण करेगी, तो एक रास्ता दिया गया था कि भाई न्यायपालिका के माध्यम से इसको चलाएंगे। न्यायपालिका में क्या हो रहा? बाबा साहब अम्बेडकर न्यायपालिका को ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शी बनाना चाहते थे, ताकि इस न्यायपालिका के अंदर जवाबदेही और पारदर्शिता का सिद्धांत लागू होगा, तो समाज के अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। मगर आज उसकी विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। जितने भी बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे न्यायपालिका के समक्ष जब जाते हैं, तो वहां उनको एग्जैक्ट उसका अपोजिट रिप्लाई मिलता है, और उनके अधिकारों की रक्षा करने की बजाय उन अधिकारों को खंडित करने का या उसको मर्यादित करने का काम किया जा रहा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि न्यायपालिका से अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि भारत का जो समाज है, ये रूढ़िवादी एक प्रकार का समाज रहा हुआ है, और ये समाज हजारों सालों से
परंपरा के आधार पर चलता रहा है। और वो परंपरा कौन सी है? ये शोषण की, अन्याय अत्याचार की परंपरा रही है। और ये हमेशा समाज जो है सुधार और परिवर्तन की विरोधी रहा। इस देश के जब जज ये कहने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई सवर्ण जज ये कहे, समझने वाली बात है कि उसके आधार पर विश्वास है। मगर सुप्रीम कोर्ट के एक सम्माननीय जज जो है हमारे माइनॉरिटी से जुड़ने वाले, उन्होंने भी ये बात को कहा कि भाई जो कानून है उसको चलाने के लिए हमारे हजारों सालों की जो परंपरा है, मनु की परंपरा है, वशिष्ठ की परंपरा है, उसके आधार पर देश को चलाया जाना चाहिए। ये नया कानून हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हजारों साल पहले जो चलाया जाता था उसके आधार पर देश को चलाना चाहिए। जब मोर की आंखों से मोरनी प्रेग्नेंट हो जाए, ये मामला हमको कोर्ट से सुनने को मिले, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो रहा। और ये सारे चलाए जा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि समाज हमेशा परिवर्तन विरोधी रहता है, रूढ़िवादी होता है, अपने अंदर वो कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता। और अगर उसने परिवर्तन करने की भी कोशिश की तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। और जब भी कोई परिवर्तन की बात चलती है तो उस परिवर्तन की बात को, नया परिवर्तन और पुराना जो सनातनी रूढ़िवादी जो सोच है, उसमें हमेशा टकराव होते रहता है। हमने देखा कि संविधान में जितने भी अधिकार हमारे लोगों को दिए हैं, वो जब तक संविधान में है तब तक उसका कोई विरोध नहीं होता। विरोध कब होता है? कागज पर लिखे हैं उसका कोई विरोध नहीं है, रहने दो, बढ़िया से बढ़िया कागज पर आपके अधिकार है, हम सारे अधिकार आपके मानते। कब है? जब वो कागज तक सीमित। उन अधिकारों का विरोध कब होता है? जब आप उन अधिकारों को अमल करने की कोशिश करते हो। जैसे ही संविधान में लिखे हुए अधिकारों को आप लागू करने की बात करते हो, एट्रोसिटी होती। वो केवल फिजिकल एट्रोसिटी नहीं होती, सारे तरह के एट्रोसिटीज का मामला हमारे सामने। बाबा साहब ये कहते हैं कि जब नई विचारधारा, नया परिवर्तन का सोच और रूढ़िवादी सोच जब इकट्ठा चलती है तो उनमें टकराव की परिस्थिति होती है, और रूढ़िवादी जो सोच होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। ऐसी स्थिति में नया परिवर्तन का जो काम आप कर रहे हो उसके हारने की, उसके कमजोर होने की संभावना होती है। तब उस स्थिति में उस परिवर्तन का जो एजेंडा है या जो परिवर्तन आप करना चाहते हो, उसको विधायिका और न्यायपालिका का समर्थन होना जरूरी है। नया परिवर्तन समाज में तभी स्थापित होगा जब उसको विधायिका और कानून के द्वारा स्थापित किया जाए। खास तौर पर उस समाज में यह कानून और विधायिका के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है जहां समाज के अंदर जो कुरीतियां है, जो सनातनी सोच है, वो धर्म के आधार पर मान्यता प्राप्त हो। जब उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को, जो समाज के अंदर जो सारा अनैतिकता है, अत्याचार है, उसको अगर धर्म की मान्यता हो तो उस धर्म की मान्यता वाली परंपरा को अगर आपको उखाड़ना है और वहां अगर आपको नई परिवर्तनवादी व्यवस्था लागू करनी है तो यह काम बगैर विधायिका और बगैर न्यायपालिका का संभव नहीं है। ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की बाबा साहब लगाते हैं कि ये जो परिवर्तन समाज के अंदर करना है, संविधान ने जो बात कही है, एक राजनीतिक लोकतंत्र से भी ज्यादा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जो बात है, उसको स्थापित करने की जो बात कही गई है, इसको लागू करने के लिए ये जो जिम्मेदारी है यहां आती। मगर उस बात को लेकर कोई गंभीरता से प्रयास होते हुए दिखाई नहीं देते। वही वो पुराना कानून, वही मानसिकता रखकर ये सारी चीजें की जा रही। इसका कारण क्या है? हम वो सारा कारण जो है, जैसे जज साहब ने कहा कि एक कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो न्यायपालिका पर कब्जा करके बैठे हुए। ये कब्जा, एकाधिकार किसके आधार पर संभव हुआ? और पूरा का पूरा तंत्र जब ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया, उस तंत्र का इस्तेमाल करके उन्होंने ये कब्जा बना लिया। जिस न्यायपालिका को ये जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहिए था, आज वो समाज के हित में खड़ी नहीं हो रही। नीट के मामले में हमने देखा हजारों स्टूडेंट का भविष्य जो है दांव पर लगा दिया गया। आरक्षण के ऐसे बहुत सारे मामले रहे कि जिसमें लाखों लोगों का फैसला जो है जजेस की मेहरबानी पर चलता रहा। जब से देश में एलपीजी की नीति लागू कर दी गई, आरक्षण खत्म कर दिया गया। उस आरक्षण को खत्म करने में जितना रोल
शासक जाति के लोगों ने सत्ता में रहकर निभाया, उसके विरोध में जो जनद्रोह निर्माण होने की जो संभावना थी कि जब लोगों के अधिकारों का हनन किया जाएगा तो उन अधिकारों के बचाव में, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोग सड़क पर उतरेंगे। जब वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे तो उस जनद्रोह को रोकने के लिए उनको सड़क पर उतरने से पहले ही एक व्यवस्था की गई। जो अनपॉपुलर फैसले, जो जनविरोधी फैसले हैं, वो सरकार सीधे तौर पर नहीं ले सकती थी, वो फैसले उन्होंने न्यायपालिका के द्वारा लेने का काम किया और न्यायपालिका का डर दिखाकर लोगों को रोकने का काम वो करते रहे। मगर उनको ये पता नहीं है कि जो जनता है ये लोकतंत्र में सर्वोच्च अधिकार रखने वाली होती है और उस जनता को ये बात पता है, इस देश के मूल निवासियों को ये पता है कि हमें जितने भी अधिकार मिले हैं वो सारे के सारे अधिकार संघर्ष के बदौलती मिले हैं। तो वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष की भी बात होती है। इस देश में जब भी जनता ने सड़क पर उतर कर आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी विधायिका को बदलना पड़ा। मगर सरकारें न्यायपालिका का सहारा लेकर ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो करने का काम वो करते रहे। लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा लेने का काम वो करते रहे। मैं ऐसे मानता हूं कि साथियों, आज इस देश के अंदर जो लोकतंत्र के लिए जो संकट खड़ा हुआ है, संकट अनेक कारणों से खड़ा बना हुआ है। चुनाव को लेकर या जिस तरीके का राजनीतिक माहौल देश में खड़ा किया गया है वो बहुत हद तक, मतलब इस हद तक गया है कि आज देश को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, दुनिया भर की एजेंसियां भारत के लोकतंत्र को देख रही है और वो ये कह रही कि भारत अब जो है एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। एक चुनावी तानाशाही भारत में निर्माण की गई है और इस चुनावी तानाशाही को स्थापित करने के लिए, ये जो निरंकुशता चुनाव के द्वारा भारत में जो थोपी जा रही है, इसको स्थापित करने के लिए, इसको थोपने के लिए न्यायपालिका का भी एक बड़ा रोल रहा हुआ है। इसको ध्यान में रखकर साथियों, हम लोगों को काम करने की जरूरत है। हम इस देश के अंदर अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते तो उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष की जरूरत है और इस संघर्ष के लिए साथियों हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं। अब लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उस संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए अधिवक्ताओं की भी जरूरत है। गुलाम भारत में या जो भारत आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लॉ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट के लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल। जब भी इस समाज का नेतृत्व पहले दर्जे के अधिवक्ताओं ने किया है, ये समाज शासक बना हुआ है, ना केवल अधिकार लेने लायक बना हुआ, शासक बनने की स्थिति में रहा है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम भी अपने समाज को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार करना चाहते तो समाज का जो पहले दर्जे का ब्रेन जो है, उन अधिवक्ताओं को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पहल करनी होगी। पहल करने के लिए साथियों ये कार्यक्रम बनाया गया है। ये जो आज यहाँ पर पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लिया गया, ये साल भर चलेगा और साल भर हम पूरे देश भर के अधिवक्ताओं को इस मिशन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस लड़ाई को, जो सामाजिक परिवर्तन का, जो सामाजिक क्रांति का जो लक्ष्य हमने रखा है, उसको पूरा करने के लिए अधिवक्ताओं को साथ में लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आप ऐसा करोगे और इसके लिए आप अपना समय, बुद्धि, साधन लगाओगे। इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद।